आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है। क्या आप नहीं देखते कि भारत की पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई मसला आता है तो कौन उठकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बेबाक तरीके से उनको बयान करता है। एमआईएम पार्टी के अब 2 एमपी हो गए, 2 ये दो 300 पे भारी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश भर में सियासी बेदारी के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त जो आपको स्पीच दिखा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब खास तौर पर लोगों को सियासी बेदारी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बिहार में सियासी बेदारी ज़बरदस्त अमल में आया और बिहार में बेहतर रिजल्ट के बाद बंगाल वालों के ऊपर छोड़ा, लेकिन बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी बेदारी इसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ ज़मीनी स्तर तक असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के संदेश आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है। उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम है, लगातार लोगों को सियासी बेदारी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त खास स्पीच आपको हम दिखा रहे हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है लोगों को इस तरह का स्पीच से सियासी बेदारी में आ रहा है और इसका लोग अमल भी कर रहे हैं। खास स्पीच आपको हम दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भारत में जो दलित है, आदिवासी है, जो मुसलमान है, जो गरीब है, पसमानदा है, आप उनसे इंसाफ करो, उनके महलों में तरक्की कराओ, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करो, उनके बच्चों को नौकरियां दिलाओ। अगर ये कम्युनलिज्म है तो बताओ फिर सेकुलरिज्म क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि दुल्हन की स्कीम कहां गए अल्लाह को मालूम। वक्फ बोर्ड के जमीन का कमेटी नहीं बनती, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप वो भी नहीं मालूम किधर गया। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब यहां पे क्या हो रहा आंध्र प्रदेश में, ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते अरे टीडीपी वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे। पूछते पूरे टीडीपी वाले नायडू को धोखा दे, नायडू सुसरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे। जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो वाईएसआर वाले बुला के इधर भाई गुलाब जामुन खा सो जा। हमारे को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते। बोले 2 खाओ, हम बोले नहीं खाते। पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते। उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा। हम जमीर का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते। हम जीतेंगे हारेंगे अल्लाह की मर्जी, मगर हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब दुनिया में तारीख लिखी जाएंगी भारत की सियासत की, तो मौरिख लिखेगा कि हाँ ये लोग, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, इनकी अहमियत, इनकी खुसूसियत ये थी कि लड़ने वाले लोग थे, ये किसी से डरने वाले नहीं थे। हम तारीख लिखना चाह रहे हैं, हम हिस्ट्री बनाकर रहेंगे भारत की जमहूरियत में इंशाअल्लाह ताला। हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे? जब दलित, आदिवासी, मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल राइट मिलेगा, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी। और उसके लिए आपको मदद करना है, पहले अपनी दुआओं से, फिर अपने जमात को मशवरा देते रहना। हम गलती करे, मंसूर गलती कर रहा है, ए जुनैद सही हो जा, ये आपका काम है। इसीलिए ये आपकी जमात है। 63 साल का सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा मेरे भाई। इसमें यकीनन हम तमाम को खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने अपना वक्त लगाया, तब जाकर आज एमआईएम पार्टी को एक मुकाम मिला है। मैं करनूल की आवाम को एक और पैगाम देना चाहता हूं कि बिहार के असेंबली इंतखाबात हुए, बिहार के असेंबली के इंतखाबात हुए। बिहार में मजलिस के 5 एमएलए, कितने एमएलए?
अब इन्हों जो बोलते हम रूलिंग, तुम बिहार में तुम्हारे एमएलए नहीं है, इनके है क्या, कहां है, यहाँ खाली हम यहाँ रूलिंग है। अरे बाबा, बिहार में जाकर हम जीते, महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार को हम गए, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां पर भी कांग्रेस, वहां पर भी बीजेपी, बैठो बैठो कुछ नहीं, हाँ वो कुर्सी बैठी, वहां पर भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया, मगर अल्लाह का फजल हुआ, बिहार की सरजमीन पर सीमांचल जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में एमआईएम पार्टी के 5 एमएलए जीत कर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिहार के असेंबली में मजलिस के 5 रुकनी असेंबली, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। वहां पर बिहार की विधानसभा में, असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए खड़े होकर बिहार का दूसरा कैपिटल पूर्णिया बनाने का डिमांड करते हैं। मैं वाईएसआरसीपी से पूछना चाहता हूं, करनूल में हाईकोर्ट लगाने का वादा बात करे थे, कहां गया भाई? वो बोले थे नहीं बोले थे, अब कहां गया? अब हम जलसा नहीं करना, मीटिंग नहीं करना, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको एक आवाज की जरूरत है जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके। और करनूल की म्युनिसिपैलिटी में 33 में खाली हमारे 7 लड़ रहे, 7 के 7 जिता दो आप। माँ बाप की जवाब पे किसको डालते, डालो बीजेपी को छोड़ के आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूं। कोरोना शुरू हुआ आज से 1 साल पहले, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के लिए टीवी पे आके कहा, भाइयों बहनों मित्रों 4 घंटे का टाइम दिए लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ऐसा लगाया कि पूरी गरीब का कारोबार बर्बाद, बच्चों की नौकरियां चले गई, इस जितने कारोबार थे पूरे बंद हो गए। और जब लॉकडाउन उठाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के वजीर आजम ने 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। मगर जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ती गई, गरीब के पास खाने को खाना नहीं था, तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने पूरे लॉकडाउन और आपके ये कोविड का, कोरोना की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी और ये कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। तबलीगी जमात को जिम्मेदार बना दिया गया। तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज पर छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि तबलीगी जमात के मरकज को फौरन खोला जाए दिल्ली के। आप बंद नहीं रख सकते, आपका बंद करना गलत है। इसलिए गलत है कि मालूम हो गया कि जितने कोर्ट में केसेस थे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ, एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म होते जा रहे हैं। हार रही है सरकार वहां पर, और ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बीमारी को किसी मजहब से जोड़ दिया गया और संघ परिवार के लोगों ने कोरोना को भी कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया। कभी ऐसा सुना आपने कि बीमारी का कोई मजहब होता? बीमारी का किसको भी बीमार हो सकते, कोई भी बीमार हो सकता, मगर नफरत पैदा करना था। मगर अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने दिखा दिया कि झूठे ये है, और झूठ का अल्लाह ने बता दिया, झूठे को उसके मंजिल पर पहुंचा दिया। तबलीगी जमात को बर्बाद करने के लिए ये लोग आए। अरे मेरे भाई, आंध्रा के लोग, आंध्रा की एक जमात लखनऊ में फंस गई थी। आप पूछो उन लोगों को, मैं बात किया, लखनऊ में एक जमात फंस गई थी, उसमें एक हमारी गुंटूर की बहन का हमल साकित हो गया।
हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको फौरन दवाखाने को ले जाना था, मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने देर कर दी। हमारी इस बहन का वो मिसकैरेज हो गया, गैर जरूरी उनको डाल के रखा गया था। कौन उठा रहा था, कौन जाकर ये कह रहा था कि कोरोना का ताल्लुक मुसलमानों से, तबलीगी जमात से नहीं है? कोई पार्टी थी सिवाय मजलिस के? कोई नहीं कह रहा था, सब डर रहे थे। हम बेबाक तरीके से टीवी पर जाकर प्रेस के जरिए से दुनिया को बता रहे थे कि इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, मगर वो लोग जो आज वोट मांग रहे हैं आकर बोल रहे हैं